कई बार इंसान ऐसे फैसले करता है जिनके ऊपर उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। ऐसा ही फैसला प्रोफेसर साहब ने किया और अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उनका दामाद उनको ऐसी ठेस पहुंचा कर गया जो उन्हें कभी नहीं भूलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो कहानी है ये लाहौर शहर से है। लाहौर शहर में एक अमजद साहब थे जो कि प्रोफेसर थे और वो साइंस पढ़ाते थे। अच्छी नौकरी चल रही थी और उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। तकरीबन ये कह लें कि 4 कनाल की वो कोठी थी जो कि हिंदुओं के ज़माने की थी और इसी तरह की एक कनाल की 4 से 5 घर और थे जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में थे। और ये प्रॉपर्टी इनको विरासत में आई थी जो कि इनके वालिदैन हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, उनको मिली थी, आगे इन तक पहुंची। अब इनकी जो अहलिया थी वो भी अच्छी थी और पढ़ी लिखी थी, एक स्कूल टीचर थी और स्कूल के अंदर उनका एक अच्छा नाम चलता था। उनकी पढ़ी हुई स्टूडेंट्स जो हैं वो कोई किसी ओहदे पर, कोई किसी ओहदे पर थी। अब प्रोफेसर साहब की इकलौती बेटी थी जिसका नाम जमीला था। अब जमीला जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर चुकी थी, मेडिकल की स्टूडेंट थी। मेडिकल जैसे उसने क्लियर किया तो प्रोफेसर साहब उसके लिए रिश्ता देखना चाहते थे, लेकिन प्रोफेसर साहब की एक बड़ी बुरी आदत बन गई। प्रोफेसर साहब अक्सर किसी से कहते कि मैं अपना दामाद ऐसा चाहता हूं जो कि बेशक शक्ल सूरत से इतना अच्छा ना हो, रंग उसका बेशक सांवला हो, काला हो, लेकिन उसका इखलाक और किरदार अच्छा हो, उसका बात करने का लहजा अच्छा हो, उसको समझ हो, अकल हो, शऊर हो। बेशक वो थोड़े पैसे ही कमाता हो, कोई ख़ानदानी ना हो, कोई जायदादें ना हो, माल और दौलत ना हो। तो ये बात वो सिर्फ घर में नहीं करते थे, ये स्कूल के अंदर भी मुख्तलिफ टीचर्स के साथ इस तरह की गुफ्तगू करते रहते थे कि मुझे इस तरह का दामाद चाहिए। अब उनकी जो बेटी थी वो उनके बड़े कहने में थी और उन्होंने कभी भी उनकी बात को काटा नहीं था। बेटी जो थी बाप के बहुत ही ये कह लें कि नज़दीक थी, बाप से प्यार था, बाप जो कह देता वो हाँ करती थी। अब ये बात प्रोफेसर साहब ने स्कूल में भी करनी इसी तरह से। अच्छा, हुआ क्या कि एक दिन प्रोफेसर साहब जो हैं उनके स्कूल के अंदर एक लड़का आया जिसका नाम था आफताब। आफताब आया, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। आफताब, उसका कलर जो था वो सांवला सा था, ब्लैक सा, और लंबा सा कद, बड़ी अच्छी पैंट शर्ट और टाई शाई लगी हुई, बड़े सलीकामंद, लेकिन तालीम इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसने आके वहाँ पर जॉब के लिए इंटरव्यू दिया तो प्रोफेसर साहब ने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू के दौरान जो भी उससे गुफ्तगू हुई उसने इतने सलीके से जवाब दिए कि प्रोफेसर साहब उसके कायल हो गए। और मैं बताता चलूँ कि प्रोफेसर साहब रिटायर हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने अपना ही एक छोटा सा एकेडमी बना रखी थी जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते थे। अब वो लड़का आफताब जो है इनकी एकेडमी में पढ़ाना शुरू हो गया। उसको तकरीबन 30-35 हज़ार तनख्वाह पर इन्होंने रख लिया। ये आज से कोई 12-14 साल पहले की बात है। जब उसको तनख्वाह पर रख लिया तो रोज़ाना प्रोफेसर साहब ने देखना कि उसके जो किरदार था, उसका बात करने का अंदाज़ और हर चीज़ बड़ी परफेक्ट थी। अब प्रोफेसर साहब को वो अच्छा लगने लगा। प्रोफेसर साहब जब भी उससे बात करते वो आगे से ऐसा जवाब देता कि प्रोफेसर साहब का दिल जीत लेता। अब प्रोफेसर साहब जो हैं उसके दीवाने होते जा रहे थे। तो एक दिन घर गए और अपनी अहलिया से कहते कि तो हमने अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढ लिया है, तुम बस शादी की तैयारियां करो। अब वो कहती कौन है? तो प्रोफेसर साहब कहते कि अभी मैं उसे देख रहा हूँ, जैसे ही मैं समझूंगा कि वो बिल्कुल ओके है तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रोफेसर साहब ने काफ़ी दिनों तक उसको इसी तरह से नोटिस किया। दूसरी तरफ आफताब जो था उसको नहीं मालूम था कि उसको कोई नोटिस कर रहा है। आफताब अपनी रूटीन से आता, अपना काम करता और चला जाता। एक दिन प्रोफेसर साहब ने उसको अपने कमरे में बुलाया और बुलाकर उसकी सारी मालूमात ली और उससे कहा कि बीवी और माँ में क्या फ़र्क होता है। तो आगे से आफताब कहता है कि बीवी और माँ में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की रिस्पेक्ट है। बीवी जो है वो माँ नहीं बन सकती, बस माँ बीवी नहीं बन सकती, लेकिन दोनों की रिस्पेक्ट एक जैसी है। आप प्रोफेसर साहब और खुश हो गए। फिर उससे कुछ और सवाल किए, उसने बड़े अच्छे जवाब दिए। प्रोफेसर साहब ने उसके घर के बारे में पूछा तो उसने सारी डिटेल बताई। जो डिटेल बताई, प्रोफेसर साहब शाम को अपनी बेगम को लेके उनके घर चले गए। उनके घर गए तो देखा कि एक 2 मरले का घर है और उसके घर के अंदर एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा बाप है, बुज़ुर्ग है, जो कि शालमी से कुछ चाइना का सामान लाता है और उसी गली के अंदर बाहर रखकर सेल करता है और घर का जो गुजारा है वो चल रहा है। अब आफताब को इनकी एकेडमी में काम करते हुए तकरीबन 8 महीने गुजर चुके थे। अब प्रोफेसर साहब पूरी तैयारी कर चुके थे उसके साथ अपनी बेटी की शादी की। प्रोफेसर साहब ने उसके वालिदैन से बात की तो उन्होंने आगे से जो बात की वो प्रोफेसर साहब ने हल कर दी। उन्होंने कहा देखें, हम लोग गरीब लोग हैं तो हम शादी कैसे कर सकते हैं, आप अमीर लोग हैं, हमारे पास इतना ख़र्चा नहीं है कि हम इस तरह से शादी कर सकें। तो प्रोफेसर साहब ने 15 लाख रुपए निकाले और उनको दे दिए। उनसे कहा कि आप अपने बेटे से पूछें, अगर वो राज़ी है तो हम लोग ये रिश्ता करना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए। और
ये पैसे हैं, ये आपने शादी का खर्चा करना है। दूसरी तरफ घर आए, घर आकर अपनी बेटी को जब बताया, लड़के की तस्वीर दिखाई तो लड़की ने तस्वीर देखी, लेकिन उस पर वो थोड़ी परेशान हुई। लेकिन प्रोफेसर साहब ने जब बेटी को समझाया कि बेटा लड़का इतना अच्छे इखलाक का मालिक है, इस तरह से, तो बेटी ने बाप के सामने सर जो है वो झुका दिया। अब शादी हो गई, शादी के बाद लड़का अपने घर में रहता है। अब जो लड़की थी वो 4 कनाल के घर से निकल के 2 मरले के घर में गई, तो वहाँ उसे थोड़ी सी परेशानी होने लगी। अब पहले तो 1-2 महीने उसने गुजारे, लेकिन वो अपनी माँ से बात ज़रूर करती थी इस मामले पर। तो उसकी माँ ने प्रोफेसर साहब से कहा, आखिरकार प्रोफेसर साहब ने आफ्ताब से कहा कि देखो यार, तुम हमारे घर में शिफ्ट हो जाओ। आफ्ताब कहता है ये अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके घर में रहते हुए अच्छा लगता हूँ, बेशक हमने अलग अलग सेपरेट रहना है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता। प्रोफेसर साहब ने आफ्ताब को समझाया, उससे कहा देखो तुम हमारे बेटे हो, हमारी इकलौती बेटी जो है उसके शौहर हो, तो तुम में और हम में क्या फ़र्क है, तुम अपने वालिदैन को भी लाओ और यहाँ पर हमारे साथ रहो। आफ्ताब जो है उनके साथ ही उस घर में शिफ्ट हो गया। वक्त चलता रहा। आफ्ताब इतने अच्छे इखलाक का मालिक था कि उसने अपनी बेगम के साथ कभी भी कोई बदतमीज़ी नहीं की, कभी कोई ऐसी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। और आखिरकार ये वक्त आन पहुंचा कि प्रोफेसर साहब उसके गुण गाते थे। अगर प्रोफेसर साहब कहीं सब्ज़ी भी लेने जा रहे हैं तो वहाँ भी बताते थे कि मेरे दामाद जैसा कोई दामाद नहीं है। रिश्तेदारों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो यही कहते थे कि मैंने हीरे जैसा दामाद ढूंढा है, अगर आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा कहीं भी। और वाकई पर आफ्ताब जो था इस पे पूरा उतर रहा था, हर तरह से वो इतना परफेक्ट था कि आप उसको कहीं भी ये नहीं कह सकते थे कि आफ्ताब गलत है। और 5 साल गुजर गए थे। इसी दौरान इनके यहाँ 2 बच्चे भी हो गए थे, एक लड़की और एक लड़का। घर का माहौल बहुत ही अच्छा चल रहा था। और एक दिन आफ्ताब की वालदा की डेथ होगी, फिर उसे कुछ अरसे के बाद उसके वालिद की डेथ भी हो गई और 7 साल का अरसा बीत गया। आफ्ताब अपने ससुराल में अपनी बेगम के साथ हंसी खुशी रह रहा था। और आफ्ताब ने दरमियान में अपनी जॉब जो अपने ससुर के प्रोफेसर साहब के एकेडमी में थी वो छोड़ दी थी, कहीं बाहर जॉब करनी शुरू कर दी थी। और तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये वो उसकी सैलरी थी, और कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ा के और जगहों पे वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है पैसे घर पे बेगम को ला के देता था। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। अब एक दिन आफ्ताब जो है वो बाहर से आया, उसने बेगम को आके बताया कि यहाँ पर कुछ मामलात ख़राब चल रहे हैं। तो तुर्की ने एक ऑफ़र दिया कि जो शख्स वहाँ पर ज़मीन ख़रीदेगा उसको वो नेशनैलिटी देंगे। अब पासपोर्ट तो उनका लेना चाहिए, अच्छी कंट्री है। तो इसकी बेगम कहती है कि आप ऐसे करें, फिर कमाएं पैसे और लें नेशनैलिटी, ज़मीन ख़रीदें, हम भी जाएंगे वहाँ पे। वो खामोश हो गया, उसने बात को इग्नोर कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कुछ दिन गुजरे तो उसने यही बात अपने ससुर से, प्रोफेसर साहब से की। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप लो। उसने कहा जी देखिए मेरे पास कहाँ से इतना पैसा वगैरह, आप ऐसे करें, आपके पास है तो आप वहाँ पे लें, आपके साथ फिर हम भी आ जाएंगे। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटा तुम में और हम में क्या बंटा हुआ है, तो हर चीज़ तुम्हारी है। हमारे जो 4 घर हैं उनको सेल करो, उनसे जो पैसे मिलेंगे वो लेके तुम जाओ वहाँ पर ज़मीन ख़रीदो। अब करते कराते आफ्ताब जो है वो राज़ी हो गया, प्रोफेसर साहब भी राज़ी थे। और घर पे पता चला कि इस तरह से आफ्ताब और प्रोफेसर साहब जो है वो ज़मीन का सौदा कर रहे हैं। सब ने कहा ठीक है, क्योंकि 7-7.5 साल गुजर चुके थे उसी घर में आफ्ताब को रहते हुए। और ज़मीन जो है घर बेच दी, आफ्ताब के अकाउंट में सारे पैसे थे। एक दिन आफ्ताब जो है सुबह घर से निकला है जॉब के लिए और दोपहर के 1:30 बज गए हैं, छुट्टी हो चुकी थी, आफ्ताब घर नहीं आया था। उसकी बेगम ने उसको फ़ोन किया, नंबर बंद जा रहा था, कभी उसका नंबर बंद नहीं हुआ था। अब घंटा वेट किया, उसके बाद इधर उधर फ़ोन करना शुरू कर दिया, कहीं उसके दोस्तों को कभी इधर कभी उधर फ़ोन करते रहे, लेकिन वो कहीं ना मिला। शाम को सारे इकट्ठे हुए तो घर पे बात डिस्कस हुई, तो सारे थाने गए। अब मामला ये था कि उसके अकाउंट में काफ़ी रकम थी और इनको ये था कि हो सकता है किसी ने अगवा ना कर लिया हो, किसी ने उससे कोई चेक वेक साइन ना कराया हो, तो कोई मसला ना बन गया हो। थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट दर्ज होगी। उसके बाद ये अपनी तौर पे ढूंढते रहे, पुलिस अपने तौर पे ढूंढती रही, लेकिन 13 दिन गुजर गए। 13 दिन के बाद इनको SHO ने बुलाया और उसने बताया कि आपका जो दामाद था वो फ़लाँ फ़्लाइट से तुर्की चला गया। अब इनको थोड़ा सा हौसला हो गया, लेकिन ये सोच रहे थे कि जब हमने उसे कहा था कि तुर्की चले जाना तो वो अपनी मर्ज़ी से इजाज़त दी हुई थी, तो वो छुपा के क्यों गया है। अब ये बात जो है इनको खुटक रही थी, उससे कोई राब्ता नहीं हो रहा था। तकरीबन 7 महीने और गुजर गए। 7 महीने के बाद प्रोफेसर साहब का एक स्टूडेंट जो था वो तुर्की गया, तो उसने वहाँ जाकर कुछ खोज लगाया, तो उसको आफ्ताब का एड्रेस मिला। आफ्ताब के एड्रेस पे पहुँचा तो वहाँ से उसने कहीं से ले दे के आफ्ताब का नंबर लिया, लेके आफ्ताब साहब के जो ससुर थे उनको नंबर दिया। अब नंबर ससुर के पास पहुँचा तो उन्होंने बेटी को नंबर दिया, बेटी ने कॉल की तो आगे से जैसे ही आफ्ताब ने कॉल अटेंड की तो इनमें बातचीत होने लगी। अब जो
प्रोफेसर साहब की बेटी थी, वो कहती कि जालिम इंसान, तुमने ये क्या किया, हम लोगों को रुसवा करके रख दिया, हमारा सारा जो तुम पे एतमाद था, जो भरम था, वो सब का सब तुमने मिट्टी में मिला दिया। आगे से आफ्ताब ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और कहा कि उस पागल प्रोफेसर से कहो कि तुम अभी इतने चालाक नहीं हुए जितने चालाक बनते हो। लड़की को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो सुन रही थी। उन्होंने कहा मतलब क्या कहने का तुम्हारा। आगे से आफ्ताब कहता है कि देखो, बाप को वाकई तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का चाहिए था। अच्छा लड़का ढूंढने का ये मतलब नहीं है कि पूरे बाज़ार में ढंढोरा पीटो। और जिस दिन तुम्हारी एकेडमी का चपरासी जो है वो मुझे ये कहानी सुना रहा था कि हमारे प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, वो अपनी बेटी के लिए इस तरह का लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मैंने उसी वक्त प्लान बना लिया था, क्यों ना तुम्हारे बाप को लूटा जाए, उसको पागल बनाया जाए। तो मैंने फिर प्लान बनाया, मैं अपनी 80,000 की जॉब छोड़कर तुम्हारी एकेडमी में आया। वहाँ आकर मैंने सारा ड्रामा रचाया और आखिरकार वो मेरे जाल में फंस गए, तुम्हारी शादी मुझसे कर दी। और शादी के बाद आज देखो, मैं उनकी सारी जायदाद लूट कर तुर्की आ चुका हूँ। मेरे माँ बाप जो थे वो मर चुके हैं, मेरा पाकिस्तान में तो अब है कोई नहीं, तो मैंने पाकिस्तान आना नहीं है। और उनसे कहो कि उनके पागलपन की कोई हद नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ें अगर आपने करनी है तो आप उनका ढिंढोरा तो ना पीटें, खामोशी से उनको तलाश करें। लेकिन प्रोफेसर साहब ने यही गलती की थी। प्रोफेसर साहब आज तक वो किताबों में लिखी हुई 4 बातें याद करके बच्चों को पढ़ाते रहे। काश उन्होंने दुनियादारी भी पढ़ी होती तो उनको पता होता कि किस तरह से दुनिया में लोग उल्लू बनाते हैं। अब प्रोफेसर साहब की जो बेटी थी, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। उसका शौहर जो उन्हीं के साथ फ्रॉड करके जा चुका था, उस शौहर को जिसको उन्होंने घर में जगह दी, उसकी शादी का ख़र्चा किया, हर आसाइश दी, लेकिन फिर भी उसने अपना जो है काम दिखाया। इसीलिए लोग कहते हैं कि नस्ली और असली जो है ना वो बड़े मुनफरिद होते हैं। जो लोग नस्ली नहीं होते उनका काम होता है डंग मारना, और वो कहीं ना कहीं डंग मार के ही जाते हैं। और अपनी ख्वाहिशों को अगर पूरा करना है तो खामोशी से पूरा करो। ऐसे पूरा करो कि जब तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं तो तुम्हारी कामयाबी जो है वो ऐलान करे, लोगों को बताए। अगर तुम पहले से अपने प्लान लोगों तक पहुंचाओगे तो लोग तुम्हारे प्लान जो है उनको सत्यानाश कर देंगे। तुम अपनी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकोगे, बल्कि कामयाब होने के बाद कामयाबी लोगों को बताएं कि तुम किस मकाम पर पहुंच गए। प्रोफेसर साहब ने गलती कर ली थी, आप ना कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।